चलिए देख लेते हैं कि आधुनिक परमाणुवाद में और आगे क्या हमारे पॉइंट बताए गए थे इसमें। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद ही आधुनिक परमाणुवाद का जन्म हुआ था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के बाद आती है ना। तो यहां पर देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कहता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है। यानी यहां पर कह रहा है कि जो परमाणु है वह अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है और 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो आया था आधुनिक परमाणुवाद, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज होने के बाद आधुनिक परमाणुवाद आया था और इसकी खोज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहां से हुई, परमाणु के अंदर से हुई थी। तो इसलिए पहले पॉइंट में ये बताया गया कि जो परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य है, यानी परमाणु को तोड़ा जा सकता है, तोड़ करके ही तो उसमें से कण निकाले गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 कण निकाले गए। उसके बाद क्या हुआ कि आगे जब और साइंटिस्ट आए थे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन है ना, ये सब भी उसके अंदर खोजे गए थे। यानी और भी इसके अंदर मूलभूत कण होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में चारों तरफ देखने को मिलते हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो इनसे मिलकर के बना हुआ होता है कोई भी परमाणु हो। ठीक, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड नंबर क्या कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी तत्वों के परमाणु भार समान ही हों। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी तत्वों के जो एक जैसे तत्व होते हैं उनके परमाणु भार समान हों, है ना। ये बात कर रहा समस्थानिकों की। समस्थानिक क्या होता है उसका डिस्कशन आगे करेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में अगर आपको बताना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कार्बन है हमारा C612, 6C13 और 6C14, ये कार्बन के हैं समस्थानिक, है ना। तो यहां पर देख लीजिए कह रहा कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भार क्या हैं, यहां पर देखिए सभी तत्वों के परमाणु भार समान ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। यहां देखिए अलग अलग, ये तीनों भाई किसके हैं, कार्बन के। तो परमाणु क्रमांक देखिए इनका समान है लेकिन परमाणु भार क्या है दोनों का अलग अलग, तीनों का। इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है ना। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि परमाणु क्रमांक समान ही होगा। यानी यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि ये किसके हैं, तीनों पार्ट। तो ये तीनों जो आइसोटोप हैं, है ना, तीनों जो अपर रूप हैं, है ना, या इसके तीनों जो समस्थानिक कहते हैं जिनको हम, ठीक। तो ये कार्बन के समस्थानिक हैं और कार्बन के समस्थानिकों को देखने से सामने से क्लियर हो रहा है कि यहां पर क्या है कि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी तत्वों के परमाणु भार समान ही हों। या यहां पर हो सकता है कि आपको यह भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एक जैसे सभी तत्वों के परमाणुओं के भार समान ही हों, ये भी पॉइंट हो सकता है, या इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको कार्बन का दे दिया, आप ऑक्सीजन का ले सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन 16, 17, 18, O जो 8 होता है उसमें भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने और आपको एक एग्जाम्पल बताया था हाइड्रोजन का, 1H1, 1H2, 1H3, वो क्या था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, 3 थे। हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। अब समस्थानिक की जैसे बात यहां पर आ गई तो एक समझने के लिए छोटी सी बात बता देता हूं कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें कहते हैं समस्थानिक, है ना। तो याद रखिएगा, तो ये समस्थानिक ही है। तो ये पॉइंट जो इशारा कर रहा है वो आइसोटोप की ओर इशारा कर रहा है, यानी समस्थानिकों की ओर इशारा करता है। ठीक, चलिए अगला नंबर 3 देखते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हर भिन्न भिन्न ही हों, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो जैसे एग्जांपल में यहां लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यहां पर जैसे हम ले लेते हैं आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार कितना, 40। उसके बाद पोटेशियम ले लिया, 19 नंबर परमाणु क्रमांक है इसका और 40 जो इसका है वो परमाणु भार है। ठीक, उसके बाद ले लिया एक 20 नंबर का कैल्शियम, इसका परमाणु भार कितना है, 40। ये एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल को देखने से क्या पता चल रहा, इस एग्जांपल को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो परमाणु भार है देखिए तत्व तो अलग अलग हैं, है ना। ये कौन है, ये आर्गन है, अक्रिय गैस। ये कौन है, ये पोटेशियम है ना, क्षारीय धातु। और उसके बाद ये कौन है, तो ये है कैल्शियम, है ना। ये आपका क्या है कि क्षारीय मृदा धातु है कैल्शियम, सेकंड नंबर वर्ग में आता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, यानी यहाँ पर तत्व तो अलग अलग हो गए लेकिन उनके परमाणु भार क्या है,
लगभग समान है या समान भी कह सकते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं संभारिक। जिनका परमाणु भार समान होता है उन्हें कहते हैं संभारिक। देख लीजिए इसमें 40, ये क्या है परमाणु भार, ये क्या परमाणु क्रमांक है, ये क्या है परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार। यानी जो तत्व के, इसको कभी कभी ऐसे भी ये सब लिखे हुए मिल सकते हैं। कहीं कहीं पर देखेंगे तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक एक दूसरे टाइप से भी लिखा होता है। दूसरा टाइप कौन सा हो सकता है, जैसे ये एग्जांपल देखिए आर्गन वाला है, एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूं। इसे आर्गन है ये, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है 18, तो यहां पर 18 लिखा होता है और इसका ऊपर क्या लिखा 40, तो कहीं कहीं पर देखेंगे ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है आपको। तो ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा देखने में कम अच्छा लगता है, इसलिए हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं सही से, है ना। वरना आपको मिल तो ये भी सकता है कि इस तरीके से यहां पर जो संख्या लिखी होती है, ये संख्या किसको व्यक्त करती है, ये संख्या बताती है परमाणु क्रमांक को। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है परमाणु क्रमांक को। यानी नीचे वाली संख्या परमाणु क्रमांक को, ऊपर वाली संख्या परमाणु भार को व्यक्त करती है। ठीक, तो थर्ड नंबर पॉइंट ये कह रहा था आपका कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, जो आपका यहां पर लिखा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। संभारिकों में ये केस देखने को मिलता है। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बचे हुए 2 पॉइंट जिसके और हैं उनका डिस्कशन आपसे कर लेता हूं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है आधुनिक परमाणुवाद का। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि तत्व जब संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं तो उनके संयुक्त होने का अनुपात सरल हो। यानी कोई आवश्यक नहीं है कि तत्व जब आपस में कंबाइंड होकर के, संयुक्त होकर के, मिल करके या जुड़ करके, है ना, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण कहां से होता है, यौगिक का निर्माण तत्वों से होता है, एलिमेंट से, है ना। तो यहां पर कहा गया है कि जब कभी भी क्या होता है कि तत्व जब संयुक्त होकर के कोई यौगिक बनाते हैं तो वहां पर जो तत्वों का अनुपात है वो सरल ही हो। सरल का मतलब ये है कि वहां पर आप एक पूर्ण संख्या में देखने को मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना, एक प्रकार से इवन नंबर सम संख्या ऐसा देखने को मिले, तो ये कोई जरूरी नहीं है। किसी भी कंपाउंड में कुछ भी रेशियो हो सकता है, अनिश्चित रेशियो भी हो सकता है, निश्चित रेशियो भी हो सकता है, इवन नंबर भी मिल सकता है, ऑड नंबर भी मिल सकता है। ठीक, यानी सम संख्या और विषम संख्या। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे मान लिया इसको समझाना हो कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें जो तत्वों का अनुपात है वो सरल नहीं है, संयुक्त नहीं है, तो उसके लिए जो एग्जाम्पल बन जाएगा वो आपका C12H22O11। यानी एग्जाम्पल के लिए हमने क्या ले लिया है यहां पर, तो C12H22O11 ये क्या है आपका सुक्रोज है, शर्करा है, चीनी का फार्मूला है ना। तो C12 कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ कार्बन कितना है, तो कार्बन है आपका 12। ठीक, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 22, यानी H कितना है 22। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन है 11। अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए तो ये दोनों संख्याएं तो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, यानी इनका अनुपात सरल बन सकता है। जैसे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है आपका ये 11 से कटने वाला नहीं है, ये पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर कुछ तत्वों का अनुपात सरल हो सकता है, कुछ का जरूरी नहीं कि अनुपात सरल ही हो। अनुपात जो होता है वो आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है 12, एक पूर्ण संख्या है, सम संख्या है। हाइड्रोजन कितना है 22, एक सम संख्या है जो 2 से कट जाएगी। ऑक्सीजन कितना है 11 है, ये क्या है इवन नंबर नहीं है आपका, ये ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या। तो यहाँ पर तत्वों का अनुपात क्या है, यहाँ पर तत्वों का अनुपात एक अनिश्चित है, सरल नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये एग्जांपल बन जाएगा। इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल है ना, C12H22O11 इसके जैसा ये कंपाउंड सुक्रोज जो है आपका, इसका अनुपात सरल नहीं है। ठीक, 5 नंबर पॉइंट देखते हैं कि आजकल कृत्रिम रूप से, यहाँ लिखा हुआ कि कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है ना। डाल्टन के सिद्धांत में ये सब बातें बताई गई थी कि तत्व को दूसरे में बदला नहीं जा सकता है ना। जब भी तत्व मिलते हैं अनुपात उनका सरल ही होता है। तो आधुनिक परमाणुवाद में जो है आपका डाल्टन के सारी कमियों को दूर किया गया है। उन्होंने जो जो बातें बताई थी, उनकी जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, उनको सुधार किया गया है। इसीलिए कभी कभी इस टॉपिक का नाम ये हो जाता है कि डाल्टन के परमाणुवाद में संशोधन के नाम से भी आपको टॉपिक कहीं लिखा हुआ मिल जाता है
है ना, किताब सीरीज वगैरह में देखेंगे तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन के नाम से भी ये मिल जाता है, और इसका जो रियलिटी का नाम है वो रियल नाम है इसका आधुनिक परमाणुवाद। ठीक, तो यहां पर क्या बताएगा कि तत्व जो है एक रूप से दूसरे तत्व में परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी तत्वों को एक रूप से दूसरे रूप में। अब ये कैसे परिवर्तित होगा, तो आज की टेक्नोलॉजी है आपकी रेडियो धर्मिता और रेडियो एक्टिविटी, जिसमें क्या किया जाता है कि एक एलिमेंट के ऊपर अल्फा कणों की बौछार की जाती है, जिसकी वजह से वहां से क्या होता है कि वो तत्व हमारा दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर जो अल्फा कण है आपका, है ना, उसका क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अल्फा कणों की बौछार कराई जाती है। अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, है ना। तो हीलियम की, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिख दिया आपके सामने कि बेरियम, बेरियम है, बेरिलियम है ना, बेरियम नहीं, ये है बेरिलियम। तो एक एलिमेंट है आपका बेरिलियम, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 4 और परमाणु भार होता है इसका 9। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये इसका परमाणु भार 9 होता है। अब इस पर क्या करते हैं कि हम अल्फा कणों की बौछार या अल्फा कणों की बमबारी करवाते हैं। रेडियो एक्टिविटी इस प्रोसेस का नाम है, रेडियो धर्मिता। ठीक, तो उसके द्वारा ये बेरिलियम क्या होता है कि एक दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहां पर देखिएगा जैसे लिखा हुआ है आपका, ये है हीलियम, है ना, हीलियम को कहते हैं अल्फा कण। ठीक, तो अल्फा कणों की बौछार ये एक्सपेरिमेंटल है जो लैब में करवाया जाता है, साइंटिस्ट लोग इसको करते हैं। तो यहां पर बेरिलियम क्या होगा कि ये इससे कंबाइंड हो जाएगा और जुड़ करके देखिए 4 और 2 ये परमाणु क्रमांक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 6, और 6 परमाणु क्रमांक किसका होता है, कार्बन का। ठीक, तो यहां आ जाएगा C, और ऊपर कितना है 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा कि इसका परमाणु भार कितना होता है कार्बन का 12, और यहां से क्या होगा कि बौछार करवाने पर न्यूट्रॉन बाहर निकलता है, यानी यहां पर आपका निकलेगा 0n1। हो गया बैलेंस बराबर। देखिए यहां पर तो 0 है, तो यहां से कितना 4 और 2 जुड़ा तो यहाँ 6 हुआ, और ऊपर 12 और 1 कितना हो गया 13। यहां पर कितना था 9 और 4 कितना हो गया 13। तो देखिए सब कुछ बराबर है ना, 0n1 न्यूट्रॉन आपका बाहर निकल गया। तो अल्फा कणों की बौछार करवा करके इसी प्रकार से, जैसे आपका रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम है ना, ये रेडियम वगैरह बहुत रेडियो एक्टिव होते हैं, इनसे कई तत्वों का निर्माण कर लिया गया है ना। या ए ब्लॉक के तत्व हैं, जो कुछ डी ब्लॉक के तत्व हैं जो ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये गुण दिखाते हैं कि इनको एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा हो जाता है आधुनिक परमाणुवाद। अब देखिए आधुनिक परमाणुवाद के बाद, इसके बाद जो 3 फंडामेंटल कण हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके खोज की डिस्कवरी की जाएगी, है ना। यानी इसके बाद हमें जो टॉपिक दिया गया है वो है इलेक्ट्रॉन की खोज, और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के रूप में हुई थी, है ना, जिसके विषय में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज है कैथोड किरणों के रूप में कैसे हुई थी, किसने किया था, कब किया था। तो जितनी भी डिस्कशन है करना है हमको, हम उसी वीडियो में आपसे करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।